नमस्कार आप सभी का। सीजी सेट के पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज का ये दूसरा यूनिट है। पहले यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो उन पे मैंने अलग से एक वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बना लिया रखी है जो कि लगभग 7 से 8 वीडियो की होगी, तो आप लोग उसको पहले चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज आपकी सेकेंड यूनिट जो है सीजी सेट की पेपर फर्स्ट की जो आपकी सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका हिंदी में मतलब होता है शोध अभिरुचि। इसके ऊपर हम लोग अब थोड़ा सा इसका आज हम लोग इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आगे हम लोग इसमें टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग अभी अर्थ, परिभाषा एवं शोध की जो प्रकृति होती है, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अपनी थोड़ी सी यहाँ पर क्लास को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जो होता है आपका, वो आपका होता है शोध अभिरुचि। जहां पर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में आप अगर प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, तो साथ ही साथ जब आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं किसी भी कोर्स के लिए या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हैं या फिर पीएचडी में आपका एडमिशन होता है, तो वहां पर आपको कुछ टॉपिक प्रोवाइड कराई जाती है। उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के साथ साथ आपको आपका आर्टिकल पब्लिश करना होता है। आर्टिकल पब्लिश के साथ साथ आपको वहां पर रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले आपको डालना होता है। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने का तरीका क्या है, आलेख लेखन क्या है, रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है, क्लेरिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जा रही है कि आपको रिसर्च के ऊपर जो है टॉपिक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नए नए टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च फील्ड में आपको एक एक चीज़ की जानकारी पूरे बारीकी से हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो डेटा मिलता है उस डेटा को आप लोग अगर एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसकी परिभाषा के ऊपर। परिभाषा देखने के पहले हम लोग इसमें देखना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। रिसर्च का अर्थ होता है आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रायोगिक रूप में इसका परीक्षण करना। तो ये होता है आपका अर्थ, आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण। मतलब जो आपके डेटा दिया रहता है, साथ ही साथ आपके जो फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स का आपको एनालाइज करना है। साथ ही साथ उसके जो प्रैक्टिकल वे होते हैं, फिर प्रैक्टिकल जो आपके रूप होते हैं, उसमें उसका परीक्षण करना होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे रिसर्च का अर्थ। मतलब आपको कोई डाटा अगर दिया गया है तो उस डाटा का आपको क्लैरिफिकेशन कहाँ से पता चलेगा, या चीज़ सही है या नहीं, उन चीज़ों को आपको जानने के लिए साथ ही साथ कोई तथ्य आपको दिए गए हैं या फिर प्रमाण आपको मिलते हैं, तो उन प्रमाण का विश्लेषण करने के बाद उसका प्रायोगिक रूप से जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको पता होगा कि ये चीज़ें सही है या नहीं। अर्थात किसी भी चीज़ के सही गलत के परीक्षण के लिए भी आपका रिसर्च का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी एक रिसर्च एप्टीट्यूड का यह टॉपिक हमारा बनता है। ये हो गया आपका रिसर्च का अर्थ। रिसर्च के अर्थ के साथ हम लोग अब देखने वाले हैं रिसर्च की जो होती है आपकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही हम कहते हैं रिसर्च। मतलब यहाँ पर आप एक नया वर्ड देख सकते हैं, क्रमबद्ध। तो हम लोग सबसे पहले इस लाइन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला आपका आएगा ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली। मतलब ज्ञान आपके पास जो है, जो प्रायर नॉलेज आपको प्राप्त है या फिर जो नॉलेज आपको वहां पर दिया गया है, उसका सत्यापन मतलब उससे क्लैरिफिकेशन। साथ ही साथ उसके सत्यापन हेतु क्रमबद्ध की जाने वाली। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको जानकारी मिली है तो उसका एक सर पैर भी होता है, तो उसी सीक्वेंस को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से आप खोज करते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिसर्च। तो यहाँ पर बेसिकली रिसर्च का यही मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं तो वो आपके रिसर्च का पार्ट आता है। नहीं तो अगर आप रिसर्च को नाम को हटा भी देते हैं तो वहां पर आप खोज बोल सकते हैं नॉर्मल, तो वो आपका हो जाएगा जनरल नॉलेज के लिए या फिर नॉर्मल आपको जो जानकारी होती है उसके लिए। लेकिन अगर आपको पुष्टिकरण करनी है, रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको जो भी फैक्ट्स या फिर आपको जो भी डाटा वहां पर गिवन होता है उसको आप लोग सीक्वेंशियल तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक एक चीजों को आप बारीकी से वहां पर अपने खुद के स्तर पर वहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, तब आप किसी लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तो वो आपका रिसर्च जो है वो आपको वैलिड माना जाएगा। साथ ही साथ वो रिसर्च आपका एक कंप्लीट रिसर्च माना जाएगा, क्योंकि उसने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके यहाँ पर आपने रिसर्च की प्रक्रिया को पूर्ण किया हुआ है। तो ये था आपकी परिभाषा
अर्थ के बाद हम लोगों ने देख चुके हैं सॉरी। तो परिभाषा देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो बनाया गया है। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपना रिसर्च का प्रोजेक्ट जब बनाएंगे या फिर रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे और उस रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो आपको थेसिस राइटिंग के दौरान या फिर थेसिस बनाने से पहले जो प्रैक्टिकल वे में आप रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर किसी भी समस्या का चुनाव कराना होगा। समस्या को चुनाव करने के पश्चात उसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन सी कमियां और खामियां हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप लोग डाटा इकट्ठा करेंगे। डाटा इकट्ठा करने के बाद उस डाटा का आप लोग एनालाइज करेंगे कि ये डाटा जो हम लोगों को मिला है या फिर ये सही है या गलत है, इसमें कौन कौन सी चीजें अनावश्यक चीजें हैं उनको आप लोग हटाएंगे। साथ ही साथ डाटा का एनालाइज करने के बाद उसको जो संपूर्ण डाटा आपको इकट्ठा होगा या फिर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस से आपको डाटा मिले रहेंगे उसको आप लोग सिंथेसिस करेंगे, मतलब संश्लेषण करेंगे। उसके बाद आप लोग उसमें लिखेंगे, आपका रिपोर्ट जो होता है लास्ट में वो लिखेंगे। तो वहां पर आपकी रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है या फिर रिसर्च की जो मेथड होती है वहां पर कंप्लीट मानी जाएगी या फिर जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यह आपकी आती है रिसर्च की जो प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसर्च की प्रकृति, नेचर कैसी होती है रिसर्च की, मतलब शोध की प्रकृति। शोध की प्रकृति के ऊपर हम लोग देखें तो इसका प्रकृति क्या होता है, कौन से नेचर का होता है, तो ये हम लोग देखने होंगे। तथ्य होते हैं इसमें। रिसर्च की फील्ड में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप एनालाइज कर लेते हैं सभी चीजों को तो एनालाइज करने के बाद भी आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एनालाइज करने के बाद ही पता चलती है। उसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक जो है आपका वस्तुनिष्ठ, मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव होता है ये। इसमें रिसर्च करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है या फिर आपको वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उस रिसर्च में, या फिर वस्तुनिष्ठता होती है क्योंकि यह रिसर्च की प्रकृति होती है। अगर आप नॉर्मल सी भी कोई चीज करते रहते हैं तो वो रिसर्च के अंतर्गत नहीं आएगा जब तक उसका कोई महत्व या फिर उसका कोई आवश्यकता आपको महसूस नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आती है। साथ ही साथ तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है वैज्ञानिक। ये जो होता है साइंटिफिक होता है पूरी तरीके से। सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पूरी तरीके से ये सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंस में होने के साथ साथ ही ये साइंटिफिक भी होता है क्योंकि रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो आप लोग जानते हैं कि बिना साइंटिफिक तरीके से आप लोग या फिर बिना साइंटिफिक मेथड के इसको आप लोग यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको नॉर्मल वे में लिया है या फिर नॉर्मल तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है तो वो आपके रिसर्च के टॉपिक में नहीं आएगा। जब तक आप उसमें साइंटिफिक वर्ड का इस्तेमाल ना करेंगे या फिर साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपकी नॉर्मल सी रिसर्च कहलाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं तार्किक। ये होता है इसमें लॉजिक लगता है क्योंकि इसमें आपको लॉजिक भी लगाना होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अपनी आपको दिमाग लगानी होती है थोड़ी बहुत कि आपको किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना होता है, कौन कौन से तथ्यों को रखना होता है, कौन कौन से तथ्यों को हटाना होता है। तो सीक्वेंस में आपको जमाने के लिए साथ ही साथ एक अच्छी तरीके से आपको जो प्रोडक्टिविटी मिले आपके रिसर्च की तो वो आपको दिखाने के लिए आपको तार्किक शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंतर्गत आपके बौद्धिक भी आते हैं जहां पर आपका माइंड पूरी तरीके से काम करता होता है, मतलब आप एक्टिव रूप में वहां पर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि एक्टिव लर्निंग का पार्ट क्या होता है। तो लर्नर जो होते हैं वहां पर एक्टिव होते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जब आप बात आती है, फिर रिसर्च की जब बात आती है तो वहां पर जो है बौद्धिक परीक्षण आपका होता है। तो बौद्धिक परीक्षण होने के साथ साथ वहां पर लर्नर को वहां पर एक्टिवली वहां पर पार्टिसिपेट करना होता है रिसर्च फील्ड में। तो आपकी बौद्धिक स्तर को भी वहां पर देखा जाएगा। और यहाँ पर जो होती है इसकी प्रकृति होती है रिसर्च की, यहाँ से साबित होती है कि इसमें बौद्धिक प्रकृति भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें एनालाइज आप चीजों को जब तक नहीं करेंगे, विश्लेषण चीजों का नहीं करेंगे तो आपका रिसर्च पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। रिसर्च टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से अगर एनालाइज नहीं कर पाए हैं तो उसका आउटकम भी जो होगा उतना ही आपका सरदार साबित नहीं होगा। तो अगर आपको अपना रिसर्च टॉपिक जो है या फिर रिसर्च जो आपने किया हुआ है वो थ्योरी आपने नहीं खोजी हुई या फिर जो प्रैक्टिकल्स आपने किए हुए हैं रिसर्च के ऊपर उसको अगर आपको अच्छा साबित करना है या फिर क्वालिटी वाला जो आपको रिसर्च प्रोवाइड कराना है तो आपको वहां पर एनालाइज जो होता है आपको अच्छे तरीके से करना होगा। इसके बाद जो आता है पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है ये, मतलब जो आपके होते हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ जो होते हैं उससे ये मुक्त होते हैं क्योंकि रिसर्च का फील्ड है, मतलब प्रैक्टिकली रूप से आपको सभी को लेकर चलना होगा। ये नहीं है कि किसी ने अगर कोई भी मान्यता प्राप्त कर दी या फिर मान्यता है पहले से किसी भी चीज की जिस चीज में आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उस पूर्वाग्रह से हटकर आपको सोचना होगा, आपको जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना होगा, ना कि आपको आध्यात्मिक या फिर किसी के कहे पर आकर उस चीज को नहीं करना होगा। तो ये आपका होता है जो कि ऑर्थोडॉक्स वाले आपके होते हैं कुछ कुछ चीजें, उन सभी चीजों से आपको ऊपर उठकर सोचना होगा क्योंकि आप रिसर्च के फील्ड में आप एंटर कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका वो मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। इसमें हम लोगों ने अर्थ देखा, परिभाषा देखा,
उसके साथ साथ शोध की प्रकृति, नेचर कैसे कैसे है, उन सभी नेचर को हमने देखा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे। शोध का अर्थ जो होता है वो होता है आंकड़ों की एवं तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रायोगिक रूप में परीक्षण। मतलब जो आपको डाटा गिवन होता है, जो आपको फैक्ट्स गिवन होते हैं, उनका आप लोग जो है तार्किक रूप में विश्लेषण करते हैं, प्रायोगिक रूप से विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका हो जाता है अर्थ की बात। परिभाषा की बात अगर हम लोग करें तो ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज, मतलब ज्ञान के सत्यापन हेतु, ज्ञान और तथ्यों के सत्यापन हेतु जो क्रमबद्ध आपके प्रयोग किए जाते हैं, फिर खोज किए जाते हैं प्रायोगिक रूप से, वो खोज आपके कहलाते हैं रिसर्च के अंतर्गत। तो रिसर्च की प्रकृति हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो कि होता है तथ्यात्मक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वैज्ञानिक होता है, तार्किक होता है, साथ ही साथ बौद्धिक होता है, बौद्धिक होने के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी होता है, और लास्ट में आपका होता है पूर्वाग्रहों से मुक्ति। तो ये होती है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली वीडियो खत्म। रिसर्च एप्टीट्यूड साथ ही साथ रिसर्च के टाइप्स के ऊपर। तो रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी में इसका अर्थ होता है शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे आपको इंपॉर्टेंट जो आपका जो कि वर्गीकरण दिया था बेस्ट एवं काहन ने, तो उस वर्गीकरण के आधार पर, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर उन्होंने 6 टोटल यहाँ पर जो है रिसर्च के टाइप बताए थे, जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बाकी बहुत सारे रिसर्च के टाइप हैं, लेकिन हम लोग अभी 6 टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो उन 6 टॉपिकों में से सबसे पहला टॉपिक आपका जो आएगा वो आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। आपका हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है आपकी ऐतिहासिक शोध, नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो जा रही है कि ऐतिहासिक शोध, जहाँ पर ऐतिहासिक जो है चीज़ों की खोज की जाती है, फिर ऐतिहासिक चीज़ों पर रिसर्च की जाती है, उसे हम लोग ऐतिहासिक शोध कहते हैं। ऐतिहासिक शोध इस प्रकार से होता है जिसमें हम लोग प्राचीन स्मारकों, साथ ही साथ प्राचीन काल के जितने भी, अगर हम लोग हिस्ट्री की भाषा में जाएं तो प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताएं थी उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, या फिर कोई थ्योरी जिन्होंने प्राचीन काल में दी थी उसके ऊपर, या तो कुछ आपको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी शिलालेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं हमारे भारत देश में, तो उस टाइप पर अगर हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे आपके ऐतिहासिक रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो है प्रूफ वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें जो 2 स्तर होते हैं, इसमें भी स्तरों का क्या बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। प्राथमिक स्तर इसमें होता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके 3 टाइप होते हैं, रिटर्न, ओरल, और यहाँ पर आपको होता है आर्टिस्टिक थिंग्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि लिखित, मौखिक और कलात्मक चीजें, मतलब जिन चीजों को देखकर आप लोग रिसर्च करते हैं, या फिर ये जो स्तर होते हैं उन स्तरों में कौन कौन सी चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च को आपके पूर्ण करने में मदद करती है, फिर कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहला आपका आता है रिटर्न वाले में। रिटर्न में आपको कुछ होगा ऐसे सबूत जहां पर आपको लिखित तरीके से आपको कुछ तरीके से सबूत मिलते हैं, जैसे कि राजपत्र का प्रकाशन हो गया पुराने जमाने का, साथ ही साथ कुछ आपके पत्र हो गए, ताम्र पत्र हो गए, तो उन सारी चीजों के माध्यम से न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो गई, साथ ही साथ कोई पत्र आपको मिल गया जो कि एक विशेष सबूत होता है आपके लिए, जो कि लिखित रूप में आपके पास मौजूद होते हैं, वो सभी हो गए। मौखिक जो हो गए, मौखिक का मतलब ये होता है कि उस काल से जो भी आपके पुराने जमाने के लोग वहां पर आप उस घटना के मौजूद हो, तो उनसे आप मौखिक रूप से परिचय लेकर आपका जो है सबूतों को इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ कलात्मक जो होता है आपका आर्टिस्टिक थिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि प्राचीन काल में जो भी कलात्मक चीजें आपकी बनाई गई थी, वो कलात्मक चीजें मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, और खुदाई करने के बाद या फिर कोई भी कार्य करते टाइम आपको अगर वो भूमि से प्राप्त होती है या फिर ऐसे स्थानों से आपको प्राप्त होती है जो कि आपकी इंडिकेट करती है कि वो आर्टिस्टिक थिंग्स थी उस टाइप या उस जमाने को लेकर, तो वो भी आपकी चीजें आती हैं, वो आती हैं आपके हिस्टोरिकल रिसर्च के पहले वाले स्तर पर, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में कलात्मक चीजों, अगर हम लोग कहें कलात्मक चीजों में आपकी कोई भी वस्तु हो गई, चांदी के सिक्के हो गए, सोने के सिक्के हो गए, जो भी उस टाइम पर जो भी प्रचलन चल रहा था, यदि हम किसी काल की हम लोग अगर ऐतिहासिक जांच कर रहे हैं तो उस काल में कौन से सिक्के चल रहे थे, कौन कौन सी आकृति के वहां पर वस्तुओं का बनावट का प्रचलन था। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है, मूर्तिकला पर भी आपके बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें आपको मिलती है जो कि आपकी कलात्मकता को दर्शाती हैं। तो वो आपका आता है ऐतिहासिक शोध के प्राथमिक स्तर के कलात्मक भाग के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सबूत होते हैं जो आपकी रिसर्च में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी सेकेंडरी लेवल पर, द्वितीयक स्तर पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर कथाकथित कहानी हो गई, जो कि सदियों से चली आ रही है। मतलब कहानी ऐसे होते हैं कि हमारे दादा लोग जो कहानी सुनाते हैं हमको, तो वो सारी कहानी हमें आती है
किनके माध्यम से हमें वो जो होती है आपकी कहानी जो होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपको स्थानांतरित की जाती है। तो उन कहानियों में क्या सच्चाई है वो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड रहती है वो कहानियां। साथ ही साथ कहानी के साथ साथ व्यक्तिगत संस्मरण जो होता है, अर्थात व्यक्ति जो याद करते रहता है, संस्मरण उनके उनके माइंड में आता है, या तो वो रिकॉल कर पाते हैं उस सभी चीजों को जो चीजें हुई थी वहां पर। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि उस हिस्टोरिकल इवेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है या फिर उसके लिंक होते हैं, उसकी उनकी फैमिली के लिंक होते हैं, तो वो लोग अपनी स्टोरियां सुनाते हैं इसके ऊपर, तो वो आपका कहलाएगा व्यक्तिगत संस्मरण या फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपकी होती है द्वितीयक स्तर। तो ऐतिहासिक शोध जो होता है बेसिकली कुल मिलाकर हम लोग ये कहें तो इतिहास के पन्नों में जो भी घटनाएं दर्ज होती हैं उन घटनाओं को अभी वर्तमान स्थिति में आप जिन तरीकों से सामने लाते हैं, जो कि ये तरीके हैं आपके लिखित, मौखिक, कलात्मक, कहानी और व्यक्तिगत संस्मरण, इन तरीकों के माध्यम से अगर आप उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके सभी तथ्य जो आएंगे या फिर वो प्रयोग जो आएगा वो आपका आएगा, शोध जो आएगा, सॉरी प्रयोग नहीं, वो शोध जो आएगा आपका वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के पहले टाइप में। तो दूसरे टाइप पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी वाली इसकी जो क्लासिफिकेशन की दूसरी यहाँ पर शोध की टाइप होती है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट एवं कहान के वर्गीकरण का यहाँ पर आपका दूसरा टाइप आता है जो कि रिसर्च के वर्गीकरण उन्होंने किए हैं। तो दूसरा आपका प्रकार होता है विवरणात्मक शोध, जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम लोग अप्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। अप्रयोगात्मक शोध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोग तो नहीं किए जाते, बल्कि आपने जो भी आपको यहाँ पर डाटा गिवन होता है या फिर कोई भी सूचना या फिर जानकारी आपको प्राप्त होती है उसका आप लोग खाली जो है संश्लेषण नहीं, विवरण करते हैं। उसका खाली आपको विवरण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आपको उस तरीके से फील्ड वर्क आपका थोड़ा काम होता है, लेकिन आपको उसको प्रायोगिक रूप में आप नहीं करते हैं। इसकी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला आपका आता है कथन जो आपको दिए होते हैं उसके ऊपर आपको जो कि आपकी थ्योरी देनी होती है या फिर उस कथन को साबित करना होता है, कथन पर आपके विचार करने होते हैं। विद्यालयीन सर्वेक्षण, इस वाले टॉपिक में आपके विद्यालय में होने वाले सर्वेक्षण या फिर विद्यालय के स्तर पर जो सर्वेक्षण किए जाते हैं या फिर सर्वे कहते हैं, सर्वे वाली चीजें जो भी होती हैं वो सभी आपकी जो आती है वो आपके विवरणात्मक शोध में आती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद हैं जनमत सर्वेक्षण, जो भी आपके जनता के साथ या फिर आपकी जनता के बीच जाकर आप जिन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हो या फिर जानने की कोशिश करते हो तथ्यों को, तो वहां पर आपकी होती है जनमत वाली सर्वेक्षण। समुदाय, एक विशेष समुदाय के ऊपर आपके जो कथन है या फिर विशेष समुदाय को लेकर आपकी जो थ्योरी है या फिर जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोग क्लैरिफाई करने के लिए एक समुदाय के ऊपर समुदाय के पास जाकर आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक जो है वो करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा विवरणात्मक शोध में। तीसरा आपका आएगा विकासात्मक अध्ययन, तीसरा नहीं, विकासात्मक अध्ययन। मतलब इसके अंतर्गत आप किसी भी पीढ़ी की या फिर किसी भी सभ्यता के विकासों का अध्ययन करते हैं। मतलब विकास जिस तरीके से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जो विकास हुए हैं उनका आप लोग इस तरीके से आपका अध्ययन करते हैं, तो वो सभी आपके आते हैं विवरणात्मक शोध के अंतर्गत, जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रूप में किसी भी चीज को करना नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें आपको करना होता है कि थ्योरी पर आपको वर्क करने होते हैं, साथ ही अपने जो भी आपके फील्ड वर्क है, सर्वे के जो साधन होते हैं उन साधनों के ऊपर आपको फोकस करना होता है, कौन कौन से आउटकम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो आती हैं वो आपके कथन पर, कथन, विद्यालयीन सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, समुदाय सर्वेक्षण और विकासात्मक अध्ययन, जो कि आपके डेवलपमेंट वाले जो स्टडी होती है उनके ऊपर आपकी ये चीजें काम करती है। तो ये था आपका दूसरा जो आपका टाइप था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, वो आपका टाइप था। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो आपका है उस टाइप के ऊपर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बाकी आपके रिसर्च की जो टाइप्स होती है उन टाइप्स को। तो तीसरा आपका आएगा यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध। नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको चीजें करके दिखाई जाएंगी। तो ये वाला शोध जो होता है आपको प्रैक्टिकल वे में सॉल्व किया जाता है, या फिर ये वाला प्रयोग जो है आपको प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू आपका कराया जाता है, जो कि आपका कहलाता है प्रयोगात्मक शोध। दूसरा जो आपका आता है वो आपका आता है क्रियात्मक मतलब क्रिया, मतलब करके दिखाना। कोई भी प्रैक्टिकल या फिर रिसर्च आप लोग कर रहे हैं तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी उसमें देखने को मिलेगा, मेथड आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे, क्रिया करके दिखाना है आपको। तो ये वाला जो शोध है आपको क्रियात्मक शोध होता है, जो कि प्रायोगिक वाली क्रिया से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी आपको काम करना होता है। तीसरा आपका आता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध। यहाँ पर आपको
क्वालिटी यहाँ पर आपको नहीं चाहिए होती है, आपको क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको क्वांटिटी, जिस तरीके की क्वांटिटी में आपको या फिर जिस क्वांटिटी में आपको शोध के साधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पर, तो मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, न कि वहां पर आपके गुण को ध्यान दिया जाएगा या फिर क्वालिटी को ध्यान दिया जाएगा। तो ये वाला जो शोध होता है आपका मात्रात्मक शोध कहलाता है, जहां पर आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो रिसर्च है वो, कि किस तरीके से आपने वहां पर डाटा को इकट्ठा किया है, कौन कौन से कहाँ के सोर्सेस आपको मिले हुए हैं या फिर कहाँ के सोर्सेस से आपको डाटा मिला हुआ है। छठवां जो आपका आएगा यहाँ पर वो आपका है गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध जो होता है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जिसमें आपकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ना कि आपके मात्रात्मकता पर। तो ये गुणात्मकता वाला शोध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट मात्रा में, साथ ही साथ एग्जैक्ट क्वालिटी वाली या फिर एग्जैक्ट जो फैक्ट आपको दिए गए हैं उसके ऊपर आपको डाटा इकट्ठा करना होता है, उसके ऊपर आपको अपनी जो है रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है उसको आपको कंप्लीट करानी होती है। तो ये आपका कहलाएगा गुणात्मक शोध। तो ये था आपका शोध के प्रकार जो कि बेस्ट एवं कहान के द्वारा दिए गए थे। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च जो है आपका, उसके चरण कितने होते हैं, कितने चरण होते हैं, साथ ही साथ इसमें रिसर्च राइटिंग, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग कैसे की जाती है, आलेख लेखन के ऊपर कैसे आपके आलेख लेखन के ऊपर आपके कौन कौन सी चीजें काम करती। शोध के यहाँ पर प्रकारों को देखने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि शोध के चरण कौन कौन से होते हैं, या फिर सोपान कौन कौन से होते हैं, या फिर स्तर कौन कौन से होते हैं। लेवल ऑफ रिसर्च, इसमें 9 टाइप के लेवल होते हैं आपके, या फिर 9 स्तर होते हैं। 9 चरण में यहाँ पर आपकी रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर शोध समस्या की पहचान। सबसे पहले आपको होता है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पर शोध समस्या की आप लोग सबसे पहले जो है पहचान करेंगे या फिर चयन करेंगे कि किस समस्या या फिर किस तरीके की समस्या या फिर किस तरीके के शोध को आपको अंजाम देना है, या फिर रिसर्च को वहां पर आपको कंप्लीट करना होता है। और दूसरा, अब इसके बाद आता है जब आपने शोध की समस्या की चयन कर लिया, पहचान कर लिया, तो उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्य समीक्षा पर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा मतलब यहाँ पर आप होता है वहां पर कोई भी लिटरेरी वर्क की आप अगर वहां पर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी साहित्यिक समीक्षा करनी भी वहां पर आवश्यक होती है। हाइपोथेसिस, यहाँ पर परिकल्पना का निर्माण, मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप एक खुद अपनी थ्योरी देते हैं या फिर एक ऐसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं जो कि आपके रिसर्च जो होगी, आपकी जो रिसर्च कर रहे हैं उसको आप लोग पूर्ण करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। तो एक परिकल्पना हम लोग वहां पर निर्मित कर लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग इस शोध को करने वाले हैं, या फिर ऐसे टाइप के शोध जो है उस टॉपिक को आप लोग चूज करने के बाद उसका होता है आपके पास डिजाइन तैयार करते हैं, रिसर्च की डिजाइन तैयार करते हैं कि किस किस तरीके से आपका जो रिसर्च जो होगा वो आपका आगे बढ़ाया जाएगा, फिर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से आपको एक्शंस में ये सारी चीजें करनी होती हैं। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ चीजों को ऐसे प्लान करना होता है। डिजाइन बेसिक रूप से आपको ये कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप कोई भी लेवल पर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च जो होगा आपका किस तरीके से जो आपका लास्ट में कंक्लूड किया जाएगा, या फिर आप किस तरीके से उस रिसर्च को अंजाम देंगे। तो शोध का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया जाता है, जिसे कि हम लोग आउटलाइन भी कह सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग शोध करने वाले हैं किस किस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आपने डिजाइन तैयार कर लिया तो उसके बाद आपका आता है सेलेक्टिंग सैंपल्स। सैंपल वहां पर कलेक्ट करने लगते हैं कि कौन कौन से आपके जो रिसर्च के टॉपिक हैं उसके ऊपर आप लोग जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसका सैंपल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीजों को आप लोग एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब बहुत सारे जगहों पर घूमकर आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर सैंपल को इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका कहलाएगा सैंपल सिलेक्शन वाली प्रोसेस। उसके बाद आपका आता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। सैंपल इकट्ठा करने के बाद आपके पास एक और मेन स्टेप आता है आपका प्रस्ताव लेखन, कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं सारी चीजों को, आपको प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम के साथ साथ आपने हाइपोथेसिस का निर्माण किया, प्रारूप भी आपने तैयार कर लिया है, डाटा भी आपने सैंपल भी इकट्ठे कर लिए हैं आपके प्रयोग के लिए। सैंपल इकट्ठे करने के बाद आपने अपना प्रपोजल दिया है कि मैं इस विषय पर अपना जो है रिसर्च जो है उसको कंप्लीट करना चाहता हूं। तो आपने एक प्रपोजल तैयार किया है, उस प्रपोजल को यहां पर आपको पेश करना होता है। फिर उसके बाद आप लोग डाटा कलेक्शन, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको आगे के लिए उस काम को या फिर उस रिसर्च को आगे बढ़ाना होता है। तो उस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आपको अब डाटा का जो है कलेक्शन करना होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ डाटा वहां पर आपको होते हैं, गिवन होते हैं, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था। प्रायोगिक रूप में भी होता है, मौखिक रूप में भी होता है, लिखित रूप में भी होता है, साथ ही साथ कलात्मक रूप में भी आपके डाटा आपको अवेलेबल होते हैं आसपास के सराउंडिंग्स में। तो इन सारी डाटाओं को कलेक्शन आपको करना होगा, क्योंकि आपकी रिसर्च जो है आपकी
रिसर्च की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से आपको मिल सके। डाटा कलेक्शन करने के बाद उस डाटा को आपको एनालाइज करना है, मतलब काट छांट जो आपको करनी होती है रिसर्च प्रपोजल करने के बाद आपको डाटा का जो है आपको कम ज्यादा करना होता है, फिर कौन कौन से डाटा जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो भी आपके डाटा के पार्ट होते हैं उन सभी डाटा को आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होता है कि कौन कौन सी चीजें आपने कलेक्ट करी हैं वो सही है और कौन कौन सी चीजें आपकी सही नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है आपका एनालाइज करते हुए। डाटा को एनालाइज करने के बाद आप फाइनल रिसर्च जो होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है आपकी रिसर्च की, रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम लोग कहेंगे, उसको राइटिंग करते हैं। मतलब इन सभी 8 स्टेप में अगर 8वें स्तर पर आपने या 8 चरण को आपने पूर्ण कर लिया है आपके रिसर्च में, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी टॉपिक है वो आपका आता है राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग वाली आती है, जो कि आपकी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लोग ये करते हैं कि सारे जो आपने काम किए हैं अपने रिसर्च को करने के लिए, ऊपर जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, शोध की समस्या का पहचान हो गया, साहित्य समीक्षा हो गई, परिकल्पना हो गया, शोध का प्रारूप हो गया, सैंपल इकट्ठा करना हो गया, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल हो गया, डाटा का कलेक्शन हो गया, डाटा का एनालाइजेशन हो गया, फिर डाटा को एनालाइज करने के बाद आपको जो आता है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की बारी आती है, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये आपका एंड होता है आपके रिसर्च का, जो कि आप लास्ट में सबमिट करते हैं आपके जो भी मेंटर होते हैं, या फिर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था रिसर्च के लिए, या फिर जो आपको रिसर्च टॉपिक दिया गया था उनके सामने आप प्रेजेंट करते हैं कि ये रही आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो कि आपको दी गई थी। तो लास्ट में आपका जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है वो इसी में आपका पूर्ण होता है, जो कि आपके रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू कंप्लीट होती है। तो ये थे आपके जो लेवल होते हैं या फिर जो चरण होते हैं आपके रिसर्च के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिसर्च को लिखने के लिए। ये आपके बेसिक पॉइंट्स थे जिनसे आप लोग शुरुआत करते हैं और लास्ट में आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग पे आप इसको एंड करते हैं। तो ये था आपका रिसर्च के स्तर जो होते हैं या फिर शोध के जो आपके चरण होते हैं वो। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आपका जो आलेख लेखन है, रिपोर्ट राइटिंग है, वो किस तरीके से की जाती है, उनमें कौन कौन से आपके तत्व शामिल होते हैं, फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको लेके आपको राइटिंग करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, या फिर इस वीडियो सीरीज को आपको अच्छी लग रही है तो ये वाली वीडियो आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। मैंने चीज़ों को बहुत ही जो है जल्दी निपटाने की कोशिश की है। तो करने वाले हैं रिसर्च राइटिंग के ऊपर, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि रिसर्च के टाइप कितने होते हैं, रिसर्च के प्रकार कितने होते हैं, साथ ही साथ इसकी परिभाषा एवं अर्थ को देखने के बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आपके अगले टॉपिक पर। तो ये आपका टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होता यह है कि जब आप शोध समापन करने के पश्चात जो कि लास्ट में आप सबमिट करते हो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट होती है जो कि आपकी शोध समापन के पश्चात होने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब लास्ट में जब एंड होता है वहां पर, तो आप एक लास्ट कंक्लूसिव तौर पर जो रिपोर्ट वहां पर पेश करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग, शोध रिपोर्ट लेखन जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका पार्ट आता है प्रारंभिक पार्ट, जिसे हम लोग प्राइमरी पोर्शन कहेंगे। उसके बाद आपका आता है मध्य भाग, ये वाला मिडिल पोर्शन आपका कहलाता है। और तीसरा जो आपका होता है ये वाला पोर्शन जो आपका होता है पूरक सामग्री, जो कि लास्ट में आपकी ऐड करी जाती है। कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रारंभिक भाग के ऊपर। तो प्रारंभिक भाग में आपके या फिर प्राइमरी पोर्शन में आपके 2 टाइप्स होते हैं या फिर 2 टॉपिक्स को यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहला आपका विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, और आपका होता है सिनॉप्सिस। मतलब किसी भी चीज को लिखने से पहले, जैसे कि हम लोग हमारे स्कूल टाइम्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, तो ऐसे लिखने से पहले सब लोग हम उसमें विषय सूची लिखते थे। मतलब ऐसे किस विषय के ऊपर लिखा जा रहा है, जैसे कि द काउ के ऊपर ऐसे हो गया, वंडर ऑफ साइंस के ऊपर ऐसे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग उसमें अपनी प्रारंभिक सूची को लिखते हैं, विषय सूची को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसमें सिनॉप्सिस, सारांश उसमें हम लोग रेडी करते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो आउटलाइन वहां पर रेडी करते थे कि इस पर्टिकुलर जो आपके ऐसे है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स का यहाँ पर हम लोगों ने समावेश किया है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को सारांश या फिर सार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका इंग्लिश में होता है सिनॉप्सिस। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर आपका इसका विषय सूची पहला विषय सूची और दूसरा आपका आता है सार या फिर सारांश, जो कि आपके प्रारंभिक भाग का एक हिस्सा था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो आपका मध्य भाग होता है, मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपकी परिचय हो गया, क्रियाविधि हो गया और परिणाम हो गया। मतलब यहाँ पर आपका साफ है इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ऐसे कोई एग्जांपल पे लेके चलेंगे इस पूरी वीडियो में, तो ऐसे आप लोगों ने लिख लिया है या फिर रिपोर्ट आपने उसका सारांश आपने तैयार कर लिया है, तो उसके सबसे पहले आप उसका
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हो कि यह जो पूरी तरीके से रिसर्च है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, या फिर कौन कौन सी चीजें इसके रिसर्च में आप लोगों को दिलाई जाएंगी या फिर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो परिचय आपका यह है कि रिसर्च का टॉपिक क्या रहेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिचय होने के बाद मतलब आपने विषय वस्तु को जान लिया है, परिभाषित कर लिया है, तो अब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग की अगली प्रक्रिया जो कि मध्य भाग की मिडिल पोर्शन की आपकी दूसरी प्रक्रिया होती है क्रियाविधि या फिर मेथोडोलॉजी। कौन कौन सी क्रियाविधि के अंतर्गत आपने इस रिसर्च को पूरा किया है या फिर इस ऐसे को पूरा किया है, ऐसे के हम लोग रिगार्ड्स में देखें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग मेथोडोलॉजी का यूज करते हो या फिर क्रियाविधि कौन कौन सी आप अपनाते हैं किसी भी रिपोर्ट या फिर किसी भी रिसर्च को पूरा करने में। तो उसको आप रिपोर्ट के मिडिल सेक्शन पर आप उसको अंकित करेंगे, तो ये आपका कहलाता है क्रियाविधि। मतलब जो जो रिसर्च आपने किए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किए हैं, कौन कौन से मेथड्स का आपने यूज किया है, तो उन सभी का आपको यहाँ पर क्रियाविधि में मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों को आपने इसमें किया है। साथ ही साथ आपको लिखना होगा कि परिणाम आपने कौन कौन से रिजल्ट वहां पर प्राप्त किए हैं, कौन कौन से आपने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, कौन कौन सी आपको फाइंडिंग्स मिली है। साथ ही साथ आपने ये प्रक्रिया को पूर्ण किया है जब आप कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग है आपका, उसमें आपने जो शोध किया है या फिर आपने शोध करते टाइम जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए थे और उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जो कि पॉइंट्स में होता है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स में लिखनी होती है, डील नहीं करनी होती है, क्योंकि अपने रिसर्च में अपने सब चीजों को डील कर रखा होता है। डील करने का जो पोर्शन होता है वो आपके थेसिस वाले राइटिंग के पार्ट में आता है। ये खाली आपका होता है कि आपको रिपोर्ट देनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं या फिर सूची होती है विषय वस्तु की जिसमें आपने अपने रिसर्च में यूज किया है। तो ये आपका होता है मध्य भाग। उसके बाद आता है मध्य भाग का एक और पोर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं विचार विमर्श, डिस्कशन आप करते हैं। रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि वो रिजल्ट वैलिड है या इनवैलिड है, कौन कौन सी चीजें ऐसे आपको प्राप्त हुई है कि वो आपके परिणाम को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा सा वहां पर हो जाएगा। डिस्कशन वहां पर ऐसे होगा कि वहां पर आपके जो सीनियर्स होंगे या फिर आपके जो गाइड होंगे, आपको जो भी वहां पर गाइडेंस गाइड जो अवेलेबल कराया गया था रिसर्च के टाइम पे, तो वहां पर उनके साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ मेंबर वहां पर बैठेंगे उनके साथ आपके रिसर्च जो रिपोर्ट राइटिंग होगी उसकी आपकी वहां पर डिस्कशन की जाएगी। साथ ही साथ उसमें आपके निष्कर्ष निकाला जाएगा, कंक्लूजन, कि इन सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद या फिर रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस रहता है वो सारी चीजें वो लोग बताएंगे आपको। साथ ही साथ उस परफॉर्मेंस के बेस पे आपका कंक्लूजन निकलता है और उसमें आप लोग कंक्लूजन अपना लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है अनुशंसा या फिर रिकमेंडेशन। यहाँ पर आपने कौन कौन सी चीजों को यूज किया है अपने रिसर्च में, उस सभी चीजों को यहाँ पे आपको लिखना होता है, क्योंकि बिना रिकमेंडेशन के या फिर जिन जिन चीजों को आपने इस पूरे रिसर्च के दौरान लिखा हुआ है वो सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से अगर डील नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार से आपको कहलाएगी कि आपने अनएथिकल तरीके से रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया है। तो आप पूरी तरीके से अगर पारदर्शिता रखना चाहते हैं आपके रिसर्च फील्ड में या फिर रिसर्च टॉपिक में, तो आपको अनुशंसा फिर रिकमेंडेशन के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर। इसमें बोलते हैं संदर्भ या ग्रंथ सूची। आपने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया है, कौन कौन से आपने या तो साधन का उपयोग किया है, कौन कौन से आपने फैक्ट्स का उपयोग किया है, तो वो सारी चीजें आपको फैक्ट्स और फाइंडिंग यहाँ पर आपने जिस तरीके से यूज किया है उन सारी चीजों की सूची यहाँ पर आपको यहाँ पर देनी होती है। साथ ही साथ आपको एक ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होता है कि कहाँ कहाँ से आपने चीजों को उठाया है। अगर आप इन चीजों को मेंशन नहीं करते हैं तो आपकी रिसर्च जो है वो बाद में आपकी इनवैलिड मानी जाएगी या फिर उसमें आपका आरोप लगाया जाएगा कि यह रिसर्च रिपोर्ट जो है या फिर यह रिसर्च की जो टॉपिक है उसको आपने कहीं से चोरी किया हुआ है, जो अनएथिकल रूप से आपके रिसर्च को शो करेगी। अब आता है आपका लास्ट जो आपका होता है परिशिष्ट या फिर बोलते हैं आपका अपेंडिक्स। तो परिशिष्ट जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि इन सारी चीजों को देखने के बाद आपने कौन सा निष्कर्ष निकाला है। तो ये सारी चीजें जो आपकी आएंगी वो आपके लास्ट वाले पोर्शन में आएंगी। तो इन सब को हम लोगों ने अभी पूरी क्विक वे में डिस्कस करने की कोशिश की है कि रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पोर्शंस होते हैं, कितने पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यह था प्राइमरी, ये मिडिल और यह था आपका लास्ट वाला। तो ये सेक्शंस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके रिपोर्ट राइटिंग जब भी आप करेंगे या फिर आपने जब जेआरएफ में इनरोल कर लिया होगा, जेआरएफ पर आप जब अपनी रिसर्च करने जा रहे होंगे तो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपको जो रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट होगा उस रिपोर्ट राइटिंग वाले पार्ट को आप कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं।
या फिर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका रिसर्च टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना आपकी रिसर्च जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। तो उस अधूरे रिपोर्ट को पूरा करने के लिए, फिर उस अधूरे रिसर्च को पूरा करने का ये एक जरिया होता है, जो आपका विभिन्न तरीके या फिर जितने भी मेथड्स आपने अप्लाई किए हैं अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के प्रोसेस में, तो वो सारी चीजों को आपको इसमें दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो यह था आपका शोध अभिरुचि, जिसमें आपने देखा कि शोध रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर पूर्ण की जाती है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ते रहिएगा, ताकि मुझे भी जानकारी होती रहे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको वीडियो बनाकर देनी है। तो धन्यवाद।